नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर क्विक ट्रिक बंसी में। आज हम एक नया अध्याय का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जो हमारी पाठ्य पुस्तक स्वतंत्र भारत की राजनीति का अध्याय तीसरा है, नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति में हम पहले इसका परिचय जानेंगे। परिचय के बाद हम इसमें मेन बातें हमारी क्या हैं, जिसके माध्यम से हमारा आंसर राइटिंग अच्छा हो। और आंसर राइटिंग कैसे अच्छा हो मैं आपको ये भी बताऊं। आंसर राइटिंग देखो हमारा जब अच्छा होगा जब हमारे किताब में जो हमारा अध्याय है उसकी हमें एक एक लाइन पता हो, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारी लाइन है, जो हमारे शब्द हैं वो क्या बोल रहे हैं। अगर हमको पूरा शब्द का अर्थ निकल के हमको पता चल जाएगा कि ये शब्द बोल क्या रहा है, ये चैप्टर बोल क्या रहा है, तो हमारी आंसर राइटिंग करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। और कोई समस्या नहीं होगी तो भैया आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और पूरे नंबर मिलेंगे तो आपकी बल्ले बल्ले करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमारी सपोर्ट करें, और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा और हमें उत्साह बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आपका समय ना खराब करते हुए अध्याय का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन यानी हम इसमें पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद हमारे भारत के सामने मुख्य तरीक़ा से 3 चुनौतियां थीं। ठीक है, 3 चुनौतियां थीं। तो सबसे पहली चुनौती थी हमारी एकता के सूत्र में बांधने की। एकता के सूत्र में बांधने की थी। एकता के सूत्र में बांधने की क्या कि पूरे भारत में, हमारा भारत जो देश था विविधताओं भरा देश है। अनेक जातियों के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अनेक बोली बोलने वाले लोग रहते हैं। हर विचारधारा और हर रीति यानी हर तरीक़ा के लोग हमारे भारत में रहते हैं। विदेशी स्वदेशी हर तरीक़ा के लोग रहते हैं। तो उन सभी को एक छत्र शासन के नीचे कैसे कायम किया जाए, एक सरकार के नीचे कैसे लाया जाए, एक छत के नीचे कैसे बैठाया जाए, ये चुनौती थी। मगर हमारे नेताओं के द्वारा ये चुनौती आसानी पूर्वक क्या थी, हल कर ली गई। और दूसरी चुनौती जो थी वो हमारी थी लोकतंत्र की ये हमारी दूसरी चुनौती थी। भाई लोकतंत्र की चुनौती ज़्यादा भी कठिन थी और ज़्यादा कठिन भी नहीं थी। उसको भी हमारे नेताओं द्वारा उसको भी समाधान आसानी पूर्वक उसका भी समाधान कर लिया गया। अब सबसे जो मेन जो चुनौती थी वो थी हमारी तीसरी चुनौती, जिसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। वो चुनौती थी समूचे समाज का भला कैसे किया जाए, यानी पूरे समाज का, पूरे भारतवासियों का कैसे भला किया जाए। यानी हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था उस कंडीशन में कोई भी देश आज़ाद नहीं हुआ था। हर तरफ दंगे मसाद, हर जगह पूरा माहौल एक तरीक़ा से बहुत ही ज़्यादा त्रयोदशी यानी हर जगह हाहाकार हो रही थी। और उद्योग धंधे, लो पैसे का तो कोई सिस्टम ही नहीं था कि ये 2 रुपये यहाँ से कम जाएंगे। यानी आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर ख़राब थी कि किसी देश की इस तरीक़ा से नहीं हुई थी। तो भाई सब पूरे समाज का भला कैसे होगा, जब हमारे पास पैसा होगा, जब हमारे उद्योग अच्छे चल रहे होंगे, हमारी दुकानें व्यापार अच्छा चल रहा होगा, जभी तो हम किसी का भला कर सकें। एक बात लगाइए, आपका मन है कि आज मैं भाई भंडारा करवाऊंगा, या हम कहेंगे कहीं पर दान पुण्य करेंगे। अब दान पुण्य करने के लिए, भंडारा करवाने के लिए, अन्य कोई शुभ कार्य करने के लिए आपके पास चाहिए पैसा। अब पैसा चाहिए तो पैसा के लिए आपका कुछ व्यवसाय होना चाहिए, कोई व्यापार होना चाहिए, कोई स्रोत होना चाहिए पैसे का। तो आप उससे वहाँ से लाभ कमाकर वो यहाँ पर आप उनको लगाओगे। तो यही समस्या तो भारत के पास थी। भारत के पास पैसा आए कहाँ, ना तो उस समय जब आज़ाद हुआ तो ना तो अच्छे उद्योग धंधे तो पूरे चौपट हो गए थे। हर जगह लोग अपने बस धर्म जाति को लेकर ही लड़ रहे थे। तो फिर जो नेताओं के सामने क्या सोचा कि अब हम एक ऐसी योजना बनाएं, एक ऐसी योजना के माध्यम से काम करें कि पूरे भारतवासियों का अर्थव्यवस्था में हमारी आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर हो कि हम अपना पेट भर सकें और हम अपनी जो हमारी विकास की पटरी है हम उसको आगे बढ़ा सकें। हमारा जो विकास है, हमारी जो विकास की पटरी है, हम उसको उच्च स्तर पर कैसे ले जाएं। ऐसी योजनाएं, कौन सी योजनाएं बनाएं ताकि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा समय, यानी कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं।
तो उसी योजनाओं के बारे में इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। जो हमारी तीसरी मुख्य चुनौती है उसके बारे में हम पूरी तरीक़ा से इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर को। ये तो हुआ हमारा इंट्रोडक्शन कि हम इसमें पढ़ने वाले क्या हैं। यानी हम पढ़ने वाले हैं नियोजित माने योजनाबद्ध तरीके से विकास कैसे किया जाए, यानी योजना बनाकर विकास कैसे किया जाए राजनीति के हिसाब से। ये हमारे चैप्टर का क्या है, पूरा सार है। राजनीतिक फैसले और विकास, ऐसे कौन कौन से फैसले हुए नेताओं के द्वारा जो हमारे विकास को और अर्थव्यवस्था को सुधारने में सहायक रहे। इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। जब पूरे विश्व में इस्पात की मांग बढ़ी तो हमारे राज्य यानी हमारे देश का राज्य उड़ीसा वो उभर के एक महत्वपूर्ण जगह के उभर के आ जा। और उड़ीसा में लोहे अयस्क का विशाल भंडार है, यानी वहाँ पे विशाल खनिज संसाधन है, पूर्वोत्तर राज्य है। और अभी इसका दोहन बाकी है, अभी भी यहाँ पर क्या है, खनन होना बाकी है। अभी भी यहाँ पर बहुत मात्रा में लोह इस्पात है। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लोहे अयस्क की इस अप्रत्याशित मांग को भुनना चाहा। अब कहा वहाँ की सरकार ने चाहा कि अब हमारा जो पैसे का स्रोत, आर्थिक स्रोत जो बनेगा वो हमारा यहीं से बनेगा। उसने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। यानी जो मांगें जो हो रही थी पूरे विश्व में, जो वहाँ के जो निर्माता थे, जो वहाँ के जो इस्पात निर्माता थे, राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माता थे, यानी राज्य यानी भारत के और विदेशी, उन दोनों से क्या था, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करे। उनसे कहा कि हम इस चीज़ का व्यापार करेंगे, आयात निर्यात दोनों चीज़ें हमारे यहाँ से होंगी। सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य में जरूरी पूंजी क्या है, जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। यानी सरकार चाह रही थी कि एक तो हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारे सबसे पहले हमें पूंजी मिलेगी, हमारी अर्थव्यवस्था में क्या सुधार होगा, और दूसरा जो हमारे यहाँ जो जनसंख्या है, जो हमारी जो पब्लिक है, उसको क्या है, एक अच्छा सा रोज़गार प्राप्त हो जाए। क्योंकि काम वगैरह तो था ही नहीं भारत में उस समय जब हमारा आज़ाद हुआ था, तो उनको काम भी मिल जाएगा। लोहे अयस्क के ज़्यादातर भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाके में हैं। यानी जो इस्पात, जो लोहे के जो खनिजें हैं, जो खदानें हैं, वो उड़ीसा के ऐसी जगह पर हैं कि यहाँ पर विकास तो का नाम ही नहीं है, अविकसित यानी पूरी तरीक़ा से बंजर इलाका। ठीक, खासकर इस राज्य के आदिवासी बहुल्य जिलों में है। खासकर के कौन से स्थान है कि वहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, जो जनजाति जो लोग रहते हैं, वहाँ पर ये स्थान है। आदिवासियों को डर है कि अगर यहाँ उद्योग लग गए तो उन्हें अपने घर बार से विस्थापित होना पड़ेगा। विस्थापित माने हमको यहाँ से हमारे घर बार ये हमसे छीन लिए जाएंगे, हमारी ये जगह छीन ली जाएगी और हम क्या बेघर हो जाएंगे, और आजीविका भी छिन जाएगी। उनकी आजीविका क्या थी, जो वहाँ से उनको जो जंगल थे, जो उनको वहाँ पर वो अपनी पशुओं को अन्य चीज़ों को कृषि वगैरह करते थे, वो सभी उनसे छिड़ जाएगी, जगह छिड़ जाएगी, तो वो क्या है बेघर हो जाएंगे। और उनकी आजीविका जो उनकी रोटी पानी जो चलती थी, उनको वहाँ से जो अनाज और उनका जो पेट भरता था, वो भी इनसे क्या है वो छिन जाएगा। ये ऐसी उनको डर था। पर्यावरणवादियों को इस बात का वह है कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होगा। अब ये तो आदिवासियों की समस्या थी कि उनकी ज़मीन छिड़ जाएगी, आजीविका छिड़ जाएगी। अब दूसरी समस्या थी जो पर्यावरणवादी, जो पर्यावरण को लेकर क्या थे कि अगर यहाँ पर खनन हुआ या अगर यहाँ पे इस्पात कारखाने लगे तो हमारी क्या है, जो हमारा पर्यावरण है वो क्या है प्रदूषित हो जाएगा। केंद्र सरकार को लगता है कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे और एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगी। अब सरकार भी
क्या है दिक्कत, अब परेशानी में फंस गई। अगर वो कह रही थी अगर हम इस चीज़ पर सहमति नहीं करते हैं, हम अब यानी सहमति नहीं करते हैं, तो हमें क्या है बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा, एक तो हमको जो पूंजी मिलेगी वो नहीं मिलेगी, और दूसरी बात कि जो लोगों को यहाँ पर काम मिलेगा वो भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। यानी हर जगह घाटा ही घाटा है। अगर आप पर्यावरण को लेके, भाई पर्यावरण जब तक आपके पास कुछ होगा ही नहीं तो आप पर्यावरण का करोगे क्या। आपके पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं तो आप पर्यावरण का करोगे क्या, कैसे जियोगे। तो सरकार ने बड़ी समझदारी से कदम उठाया और उन्होंने क्या है हस्ताक्षर कर दिए। इस उदाहरण में कई तरह के हित सक्रिय हैं। भाई देखो ये उदाहरण जो दिया गया उड़ीसा का, इसमें अनेक हित हैं। देखो हर जगह पर हर लोगों का और हर व्यक्ति का अलग अलग हित है। देखो सरकार क्या चाहती है कि उसको पूंजी मिलेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, और दूसरा इसमें जो आदिवासी हैं उनको डर है कि हमारी आजीविका न छिन जाए। तीसरी जो इसमें हित है कौन सा है, जो पर्यावरणवादियों का, वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर उद्योग लगे, इंडस्ट्रीज लगी, अगर कारखाने लगे तो यहाँ पर क्या होगा कि पर्यावरण प्रदूषित होगा। यानी अब हम कह सकते हैं जो हमारा विकास जो है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मायने रखता है। कोई व्यक्ति अलग दायरे से विकास करना चाहता है, अलग तरीके से विकास करना चाहता है, कोई व्यक्ति अलग तरीके से विकास करना चाहता है। ठीक है, क्या आप इन हितों को पहचान सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि सरकार चाहती है कि उसको पूंजी मिलेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। आदिवासी सोच रहे हैं कि हमारी आजीविका ना छिन जाए, हम बेघर ना हो जाएं। पर्यावरणवादी चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पर हमारा पर्यावरण प्रदूषण तो होगा। ठीक है, यानी ये क्या है, ये हित हैं, अपने अपने लोगों के अपने अपने हित हैं। ऊपर के उदाहरण में संघर्ष के अहम बिंदु कौन कौन से हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई बिंदु भी है जिस पर सभी पक्ष राजी हो सके। हाँ है, सभी पक्ष किस बात पर राजी हो सकते हैं, क्योंकि पूरे भारत की वहाँ से क्या है अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। पूरे भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा तो वो सभी को उसका लाभ मिलेगा। क्या इससे मसले को इस भांति सुलझाया जा सकता है कि इससे संबद्ध सभी हितों को संतुष्ट किया जा सके। देखो अगर हमको कुछ पाना है तो हमको कुछ खोना भी पड़ेगा। जब तक हम कुछ खोएंगे नहीं, जब तक हमको कुछ मिलेगा नहीं। जब तक आप घर पर खाना बनाओगे नहीं तो आपके पेट में जाएगा कैसे। आपको जाएंगे, रसोई में जाएंगे, सब्जी वगैरह काटोगे, आटा लगाओगे, उसके बाद खाना बनाओगे, उसके बाद खाओगे। तो यहाँ पर विकास जो करना था, किसी ना किसी को तो समस्या झेलनी थी, किसी ना किसी को तो समस्या भाई पैदा होनी थी, कोई ना कोई बड़ी समस्या तो पैदा होनी थी। या पर्यावरण को ले लो या बेघर होने की समस्या ले लो, है ना। तो सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, सभी के समझ का कार्य नहीं किया जा सकता। 135 से 140 करोड़ जनसंख्या भारत की है इस समय पर। कोई अगर नीतियाँ आती हैं, कोई कल्याणकारी योजना आती हैं तो ऐसा नहीं है कि 140 करोड़ जनसंख्या उस बात से सहमत हो। ठीक, हाँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या उसके फेवर में होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या उसको सपोर्ट कर रही होगी। यही बात उस समय पर हुई। आप जैसे हो इन सवालों को पूछेंगे तो आपके मन में एक बड़ा सवाल उठ के खड़ा होगा कि उड़ीसा में किस तरह के विकास की ज़रूरत है। दरअसल इसकी ज़रूरत को उड़ीसा की ज़रूरत क्यों कहा गया। अब इसकी हम कह सकते हैं उड़ीसा की ज़रूरत क्यों, कि उड़ीसा की स्थिति खराब थी। जो वहाँ से खनन हो रहा था वो अविकसित क्षेत्र था, वहाँ पर कोई विकास का माहौल ही नहीं था। तो यहाँ पर विकास भी हो जाएगा और वहाँ पर लोगों को क्या रोज़गार भी मिल जाएगा, अगर हम राज्य की दृष्टि से देखें तो। अब हम कहते हैं राजनीतिक टकराव के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें राजनीतिक टकराव क्या हो सकते हैं। राजनीतिक सवालों को कोई विशेषज्ञ नहीं है, इन सवालों के जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता। जो मैंने अभी जो सवाल करे इनको विशेषज्ञ नहीं दे सकता। इस तरह के फैसले में सामाजिक समूह के हितों को एक दूसरे के सामूहिक हितों की तुलना में तौला जाता है। यानी हम इस फैसले जो है वो हमारे समाज में ही इन फैसलों को समझा जा सकता है और इस पर हमारी क्या है, हमारी बहसें हो सकती हैं, हमारा फैसला हो सकता है। साथ ही मौजूदा पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों में भी लाभ हानि की तुलना
वो तुला पर मापना पड़ता है। ये नहीं है कि अब हम अपने लाभ के चक्कर में हम आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसान पैदा कर दें, उनके लिए हम कुछ भी ना छोड़ पाएँ, वो हमें आगे पीछे जाके वो हमको कोसें। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसला जनता द्वारा लिए जाना चाहिए। कम से कम इन फैसलों को विशेषज्ञ स्वीकृति की मोहर जरूर होनी चाहिए। यानी ये एक तो यह समाज में पूरे बैठकर फैसले लिए जाने चाहिए, सामूहिक फैसले लिए जाने चाहिए, या जनता के ज़्यादातर फैसले इस फैसले के हित में क्या पक्ष होना चाहिए। खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमको खनन हो रहा है वहाँ पर, उनके खनन क्या, वहाँ पर हमें क्या क्या हानि है, क्या क्या लाभ हैं, पर्यावरण कितना पर्यावरण को प्रदूषण होगा, कितना वहाँ पर हमारा पर्यावरण को नुकसान पहुँचेगा, और अर्थशास्त्र जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, जो हमारे उनको वहाँ पर हमें जो अर्थव्यवस्था को हमें जो लाभ मिलेगा वो कितना मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा, उस सभी पहले इनसे विशेषज्ञों से क्या हमें चर्चा करनी चाहिए। लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए, मगर बाद में जो निर्णय होगा वो सभी राजनीतिक यानी जनता के हित का होना चाहिए। जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं और जनप्रतिनिधि को ही ऐसे फैसले लेने चाहिए, क्योंकि जनता राजनीति या हम लोकतंत्र कहें तो ये जनता के ही फैसले होते हैं, और जनता को ही जनता यानी राजनीति जो करते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, तो इसीलिए वो उनकी बातें समझ सकते हैं, तो उनको ही फैसले लेने का ये अधिकार होना चाहिए, ना कि विशेषज्ञों को। ठीक। अब यहाँ पर 1-2 नंबर में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वामपंथी और दक्षिणपंथी क्या हैं। तो वामपंथी और दक्षिणपंथी ये 2 विचारधाराएं हैं, या हम कह लें कि ये 2 समूह हैं, 2 समूह हैं, दक्षिणपंथी और वामपंथी। ठीक है, दक्षिणपंथी और वामपंथी ये क्या है, 1-2 समूह हैं। दक्षिणपंथी और वामपंथी शब्द से किसी राजनीतिक दल या समूह के बारे में यह प्रकट होता है कि सामाजिक बदलाव को लेकर वह कौन कौन सा पक्ष लेगा, या आर्थिक पुनर्वितरण के राज्यों में भूमिका के बारे में उसकी क्या राय होगी। यानी ये दोनों जो समूह हैं इनकी अलग अलग राय होती हैं, अलग अलग मंशाएं होती हैं, अलग अलग इनके तर्क होते हैं, अलग अलग विचारें होती हैं। वामपंथ से अमूना उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब, पिछड़े सामाजिक समूहों की तरफदारी करते हैं और इन सबको तबकों को फ़ायदा पहुंचाने वाली राजनीतिक नीतियों का समर्थन करते हैं। यानी ये जो होते हैं, ये साम्यवादी होते हैं, समाजवादी होते हैं। ये कहते हैं कि पूरे समाज का भला हो सके, न कि कुछ लोगों का, सभी को लाभ मिले। ठीक है, सभी को लाभ मिले, सभी को योजनाओं का पूरा तरीक़ा से लाभ मिले, इसमें कोई भूखा ना सोए, किसी को कोई परेशानी ना हो, पूरा समाज एकजुट में चलना चाहिए। वहीं पर अगर हम दक्षिणपंथी की बात ले लें तो दक्षिणपंथी की विचारधारा होती है कि हमको एक ऐसे, यानी दक्षिणपंथी से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा, यानी प्रतिस्पर्धा माने खुला कंपटीशन होना चाहिए, खुला कंपटीशन होना चाहिए, और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति, यानी पूंजीवाद को पूरी तरीका को जो मानते हैं, जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को जो अपनाना चाहते हैं, पूंजी अर्थव्यवस्था को मानते हैं, वो हमारे होते हैं दक्षिणपंथी। यानी हम सीधी सादी भाषा में कह सकते हैं कि वामपंथी उन लोगों को कहा जाता है, उन लोगों के समूह को कहा जाता है जो पूरे समाज का भला चाहते हैं और सभी को एक तरीका से ऐसे समाज में डालने की कोशिश करते हैं कि उसमें ऊंच नीच, अमीर गरीबी का कोई मतलब ना हो। और दक्षिणपंथी उन लोगों को कहते हैं कि वो चाहते हैं कि जिसके पास पैसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाए और बाज़ार में कंपटीशन करे और बाज़ार मूलक अर्थव्यवस्था पर है, यानी पूरा जो हमारी अर्थव्यवस्था है, पूरे बाज़ार के जो फैसले ले, बाज़ार में क्या होना चाहिए, किस चीज़ का कौन सा दाम होना चाहिए, वो बाज़ार के हितों की शक्ति होनी चाहिए, जहाँ अमीर गरीबी का कोई मतलब नहीं, जिसके पास पैसा है उसका बोलबाला है, वो कौन होते हैं, दक्षिणपंथी। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानने वाले वो होते हैं दक्षिणपंथी। ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने ये आपको बता दिया। क्या आप बता सकते हैं कि 1960 के दशक में कौन से राजनीतिक दल वामपंथी और कौन से दक्षिणपंथी थे? आप इस दौर के कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख कर देंगे। यानी एक देखो, जो आपने स्वतंत्र पार्टी देखी होगी, राजगोपालाचारी द्वारा जो बनाई गई थी, वो थी दक्षिणपंथी।
वामपंथी, वो क्या कहती थी, वो कहती थी पूरे समाज का भला हो, सभी को क्या मिले, समान अधिकार मिले, सभी को सब कुछ मिले। ठीक है, अन्य जो पार्टियां थी वो सभी को हितों को वो मिक्स समझती थी कि हमारे यहाँ पूंजीवादी होना चाहिए, अर्थव्यवस्था भी धनी, साम्यवादी भी होना चाहिए। इसलिए आज़ादी के बाद हमारी जो अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया था वो मिश्रित था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया था। आज़ादी के बाद अपने देश में कई फैसले लिए गए। इनमें से कोई भी फैसला बाकी फैसलों से मुंह फेर नहीं लिया जा सकता। सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल या ये कहें कि आपस में विजन के से बंधे हुए थे, यानी आपस में एक डोर से बंधे हुए थे। लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों हैं। यानी जो फैसले लिए जा रहे थे, वो जो फैसले थे ऐसे थे उसमें हमारी आर्थिक समृद्धि भी हो, आर्थिक मुनाफा भी हो, और किसी के साथ भेदभाव या अन्याय नहीं होना चाहिए, सभी के साथ न्याय होना चाहिए। न्यायपूर्ण हित के क्या थे, योजनाएं लाई गई और फैसले लिए गए। इस बात पर भी सहमति थी कि इन मामलों को विश्वव्यापी उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। ये भी नहीं कि हम इनको क्या है, इन जो फैसले हमारे लिए जा रहे हैं, हम व्यवसायी जो हमारे व्यापारी हैं, ठीक है, उद्योगपति हैं और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को इस फैसले की प्रमुख भूमिका निभानी थी। बहरहाल आर्थिक समृद्धि हो या सामाजिक न्याय मिले, इससे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाए, इस सवाल पर मतभेद हैं। अब सरकार भी यहाँ पर एक बीच के मोड़ पर खड़ी थी, क्योंकि उस समय पर सरकार भी पर इतना भी पैसा नहीं था कि हर फैसले अपने हिसाब से ले ले, जनता के हिसाब से ले ले। ठीक, क्या कोई ऐसा केंद्रीय संगठन जरूरी है जो पूरे देश के लिए योजना बनाए? क्या सरकार को कुछ महत्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय खुद चलाने चाहिए? अगर सामाजिक और न्याय आर्थिक समृद्धि की ज़रूरतों के आड़े आता है तो ऐसी सूरत में सामाजिक न्याय पर कितना जोर देना चाहिए? देखो, हमारे यहाँ भारत जो है विविधताओं वाला देश है। हमको आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी कदम उठाने चाहिए, मगर ऐसे भी कदम नहीं उठाने चाहिए कि हमारे जो समाज है, हमारे जो यहाँ के लोग हैं, उनको ज़्यादा समस्याएं आएँ, क्योंकि वो भी हमारे लिए घातक पैदा हो सकती है। इसीलिए हमको ऐसा आर्थिक विकास की नीतियाँ और योजनाएं अपनानी होंगी कि ना तो हमारे समूचे समाज यानी पूरे समाज को या आधे समाज को समस्याएं हो और ना किसी अन्य तरीका की कोई समस्या हो। इनमें से प्रत्येक सवाल पर टकराव हुए जो आज तक जारी हैं, जो फैसले किए गए, राजनीतिक परिणाम सामने आए, इनमें से अधिकतर मामलों पर राजनीतिक रूप से कोई फैसला लेना ही था। इसके लिए राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा करना जरूरी था, साथ ही जनता की स्वीकृति भी हासिल करनी थी। इस कारण भारत की राजनीति इतिहास को जानने के लिए हमें विकास के कथाक्रम को पढ़ना जरूरी है। यानी इसमें हमको बताया गया है कि अगर हमको कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए या कोई ऐसा संगठन बनाना चाहिए कि वो अर्थव्यवस्था के मामले में क्या करे, पूरी अपनी राय रखे, रणनीति तैयार करे, योजनाएं बनाए, ठीक है, योजनाएं बनाए और उसके माध्यम से क्या है विकास हो सके, और ऐसा विकास हो कि उसमें पूरे समाज को कोई समस्या नहीं हो, सभी को न्यायपूर्ण समाज या न्यायपूर्ण क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। ये चैप्टर की क्या थी, इस चैप्टर की ये था क्या, इंट्रोडक्शन। आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और कल पढ़ेंगे हम विकास की धारणा, यानी राजनीतिक जो फैसले हुए थे उसमें विकास की क्या क्या अवधारणाएं अपनाई गई थी, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक जय हिंद, जय भारत।